भले ही इतिहास के पन्नों में अपनी उपस्थिति बहुत कम दर्ज करा रहा हो, या यूं कहें कि भारतवासी हिसार के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जिला 6500 ईसा पूर्व यानी 8500 साल पुराना इतिहास समेटे हुए है। हिसार का इतिहास का अपना महत्व है ही, उसके साथ राजनीतिक तौर पर भी बहुत समृद्ध रहा है। हरियाणा के तीनों लाल, बंसी लाल, देवी लाल और भजन लाल यहीं से निकले। उद्योगपति नवीन जिंदल, उनके पिता ओपी जिंदल और टीवी समूह जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र भी है। इस जिले ने हड़प्पा काल से लेकर गजनी का कहर, तैमूर, बाबर, हुमायूं, पृथ्वीराज चौहान और फिर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल देखा है। लेकिन अफसोस, अमर क्रांतिकारी राव तुलाराम को ना तो शहीद भगत सिंह जैसी प्रसिद्धि मिली और ना ही झांसी की लाल सड़क को जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा इतिहास में दर्जा मिला। शुरुआत वर्तमान हिसार के जन्म की कहानी से करते हैं। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक शिकार करने झांसी से आगे जंगल में आया करता था। ये सिलसिला वर्ष 1354 से शुरू हुआ। उसकी मुलाकात चरवाही गुजरी लड़की से हुई और सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। वो गुर्जरी लड़की पर मोहित हो गया और फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी के लिए तुगलक ने 1356 में हिसार फिरोजा यानी फिरोज महल का निर्माण कराया, क्योंकि इसे गुर्जर लड़की की याद में बनाया गया था। इसलिए यह गुर्जरी महल के नाम से भी जाना जाता है। गुर्जरी महल आज जर्जर अवस्था में है। हालांकि महल में इस्तेमाल किए गए पत्थर और चूने का प्लास्टर इतना मजबूत है कि करीब 700 साल बाद भी इमारत के खंडहर सीना तान कर खड़े हुए हैं। अपने समय में ये महल बहुत खूबसूरत रहा होगा। इसके नक्काशी और वास्तु आज भी आकर्षक हैं। 1356 में बने इस महल में तहखाने, सैनिकों के रुकने की जगह और महल की सुरक्षा के लिए सैनिकों के लिए तीर चलाने के लिए खिड़कियां बनी हुई हैं। अंदर एक लाट मस्जिद भी है। उस समय भी महल के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम किया हुआ था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हिसार में, उस समय इसका नाम हिसार नहीं था, वो यहाँ आखेट करने आते थे और आखेट करते करते उनकी मुलाकात एक गुर्जर लड़की से हो गई और उसकी याद में वो बार बार यहाँ आते थे और फिर उन्होंने यहाँ पे हिसार शहर बसाया। ये जो महल है इसका नाम है हिसार ए फिरोज यानी फिरोज का महल। उसी ये 1356 में बना था और तब से लेके आज तक हिसार ने अनेक इतिहास देखे। यहाँ तैमूर को देखा, बाबर को देखा, हुमायूं को देखा और उसके बाद यहाँ अंततः अकबर भी रहे। कुछ समय के लिए अकबर आए और जब इसको आज़ादी के इतिहास से जोड़ते हैं तो लाला लाजपत राय यहाँ थे और उनसे मिले महात्मा गांधी आते थे, सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए थे और लाला लाजपत राय ने यहाँ वकालत की थी और एक आर्य समाज मंदिर की भी उन्होंने स्थापना की। तुगलक ने हिसार को अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया था। इस महल से एक सुरंग झांसी के किले तक निकाली गई। सुरंग तो बंद कर दी गई है, लेकिन उसके मेहराब द्वार अभी भी खड़े हैं। हिसार की बसावट की सुरक्षा के लिए तुगलक ने चारों तरफ से दीवार बनाई थी और शहर में प्रवेश करने के लिए 4 गेट बनाए: दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट। जो अपराध करता था उसे तलाकी गेट से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 में मार गिराया और ये क्षेत्र बाबर का हो गया। क्योंकि बाबर की सेना का नेतृत्व हुमायूं ने किया था, इसलिए पहला सैनिक अभियान जीतने पर बाबर ने ये शहर हुमायूं को भेंट किया था। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर यह क्षेत्र अपने अधीन ले लिया था, लेकिन फिर हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराकर इसे वापस अपने कब्जे में ले लिया और 1555 में अकबर को सौंप दिया।
मुगलों के समय यह हिस्सा सिंधिया साम्राज्य के पास था। आपा खांडे राव के निधन के बाद थॉमस ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और रोहतक, महम, घग्गर नदी, हिसार और अग्रोहा तक पर नियंत्रण कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मर्चेंट जॉर्ज थॉमस को हराकर 1803 में हिसार को अपने अधीन कर लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राव तुलाराम और मोहम्मद आजम ने इस क्षेत्र को अपने अधीन किया था, लेकिन ब्रिटिश ने फिर राव तुलाराम को हराकर ये क्षेत्र वापस ले लिया। आज़ादी के आंदोलन में अनेक बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू लाला लाजपत राय से मिलने यहाँ आए। लाला लाजपत राय काफ़ी समय यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ वकालत भी की। लाला लाजपत राय ने इस शहर में आर्य समाज मंदिर का निर्माण भी कराया था। साइमन कमीशन के विरोध में जब उन्होंने आंदोलन किया था, पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें चोट लगी और उनका देहांत हो गया। इस घटना से दुखी होकर सरदार भगत सिंह ने उनके हत्यारे पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने का संकल्प लिया, लेकिन पहचान में भूल के कारण वो एक नव नियुक्त पुलिस अधिकारी जेम्स सॉन्डर्स की हत्या कर बैठे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। हिसार राजनीतिक तौर पर भी बहुत समृद्ध रहा है। बंसीलाल चौधरी, देवीलाल और भजनलाल की एक कर्म स्थली रही है। बंसीलाल ने भिवानी जिला अलग बनाया था और देवीलाल ने सिरसा जिला अलग कर दिया था। भजनलाल का जिला हिसार ही रहा। भजनलाल बिश्नोई समाज से थे। उन्होंने अपने गुरु संत जंभेश्वर महाराज के नाम पर गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय आज पत्रकारों के बीच में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से उत्तर भारत के बहुत से पत्रकार एमए और पीएचडी करते हैं। हिसार से करीब 15 किलोमीटर दूर अग्रोहा का इतिहास भी बड़ा रोचक है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश की 46वीं संतान थी महाराजा अग्रसेन। महालक्ष्मी जी के निर्देश पर महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, तभी उन्होंने क्षत्रिय वर्ण से वैश्य बन गए थे और उन्होंने अग्रवाल समाज की स्थापना की। अग्रोहा कभी आगरा, तक्षशिला और मथुरा से व्यापार का मुख्य मार्ग था। यहाँ कभी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। यह ट्रेड सेंटर हुआ करता था, लेकिन कालांतर में आक्रांताओं ने इस समृद्ध साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद हांसी पर कब्जा किया था और फिर अग्रोहा को तहस नहस किया था। हिसार जिले में ऐतिहासिक शहर हांसी भी आता है। यह दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस ऐतिहासिक शहर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली है। हांसी ने अनेक इतिहास देखे हैं और 1857 की क्रांति में लहूलुहान भी देखा है। 7वीं शताब्दी में हांसी पर वर्धन साम्राज्य के सम्राट हर्षवर्धन का नियंत्रण था। तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने हांसी में असीगढ़ किले का निर्माण कराया था। इस क्षेत्र में वह तलवारों का उत्पादन कराया करते थे। यहाँ की तलवारें इतनी प्रसिद्ध हुई कि अरब देशों के लोग भी यहाँ से तलवारें खरीदते थे। अरबी लोग आसी को हांसी बोलते थे, इसलिए यहाँ का नाम हांसी पड़ा। तोमर वंश के समय ही मोहम्मद गजनी ने 1014 में हांसी पर आक्रमण किया था और अनेक मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गजनी ने 1037 में अपने पुत्र मसूद को फिर से हांसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मसूद ने हांसी से कुछ महिलाओं को दासी बनाकर गजनी ले गया था। तोमर वंश के कुमारपाल तोमर ने 11वीं शताब्दी में हांसी और थानेसर को फिर अपने कब्जे में ले लिया था। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने
पहले चंदेल वंश के राजा परमदेदेव को हराया और फिर तोमर वंश के कुमारपाल को हराकर हाँसी पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने भी अनंगपाल तोमर द्वारा बनाया गया असीगढ़ किले का विस्तार किया। यह किला उसका रणनीतिक क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ तलवारें बनाया करते थे। सन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके साथ ही हाँसी पर हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया। 1857 की क्रांति में हाँसी के आसपास के ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजों ने विद्रोह कर रहे रोहनाथ और मंगल खां व गांव रोहनाथ पर कब्जा किया एवं तोप लगाकर गांवों को उड़ा दिया था, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी ग्रामीण शहीद हुए थे। पुठी मंगल खां के मुखिया मंगल खां को फांसी दे दी गई। उन्होंने रोहनाथ, मंगली, हाजमपुर, जमालपुर, पुठी, मंगल खां गांवों को नीलाम कर दिया। इन गांवों के किसानों से उनकी ज़मीन छीनकर उनका मालिकाना हक भी छीन लिया गया। जगह जगह फांसी लगाई गई। बहुत सारे ग्रामीणों को सड़क पर लिटा दिया और उनके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। इसमें सैकड़ों ग्रामीण मारे गए और उनके खून से पूरी सड़क लाल हो गई। इस सड़क को आज भी लाल सड़क कहा जाता है। जैसे कि जलियांवाला कांड हुआ था, उससे भी बीभत्स कांड लाल सड़क कांड था, लेकिन इतिहास में लाल सड़क को न तवज्जो मिली और स्थानीय प्रशासन ने भी लाल सड़क को सामान्य परिवहन के लिए खोल दिया है, जबकि इस सड़क को भी संजोने की ज़रूरत है और देश को और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को इस सड़क और हमारी क्रांति जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में बताने की ज़रूरत है। हिसार जिले के अंतर्गत छोटा सा गांव राखीगढ़ी भले ही आज ठेठ भारतीय प्रवेश का गांव नज़र आ रहा हो, लेकिन करीब 8500 साल पहले यहाँ एक सभ्यता विकसित थी और यहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। राखीगढ़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ईस्वी पूर्व 3300 वर्ष से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, जबकि राखीगढ़ी का कार्यकाल ईस्वी पूर्व 6500 से लेकर 4500 के बीच माना जाता है। 1995 में राखीगढ़ी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों को खुदाई के दौरान कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। उसके बाद यहां आधिकारिक तौर पर खुदाई शुरू हुई और एक महिला का कंकाल भी मिला। इस कंकाल की कार्बन डेंटिंग करने से पता चला कि यह ईस्वी पूर्व 6000 साल पुराना होगा। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन और खिलौने भी प्राप्त हुए। राखीगढ़ी कभी औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा, लेकिन यहाँ बहने वाली दृष्टवती नदी के तबाही मचाने के कारण यह सभ्यता खत्म हुई होगी। यहाँ के निवासी कहीं दूसरी जगह पलायन कर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर दृष्टवती नदी अब नहीं है, यह विलुप्त हो चुकी है और सरस्वती नदी भी यहीं से गुजरती थी जो विलुप्त है। यहाँ के लोग कहाँ गए होंगे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उनके निशान अभी भी मौजूद हैं। करेंगे इसको बोल रहे हैं कि ऊपर अभी डोम लगा के प्रिजर्व करेंगे। जो आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं ना कि माउंट नंबर 1 में 99 में तब एक्सकवेशन हुआ, इसको बेसिकली वो उन्होंने आर्कोलॉजिस्टों ने बोला कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है उस टाइम का, क्योंकि यहाँ पे बहुत भट्टियाँ और कच्चा सामान मिला है। बीड्स वगैरह जो बनाते थे यहाँ पे मतलब ऐसे ही निकलते हैं। तो कुछ दिखाएंगे, हमारे रिजॉर्ट पे भी है कुछ पोट्री वगैरह उस टाइम की। तो माउंट नंबर 1 पे की खास बात ये थी, और 2, 3, 4, 5 है वो स्ट्रक्चर है सारा कि वहाँ मेन सिटी रहा होगा। तो ये पूरा राखीगढ़ी जो गांव आपको दिख रहा है ना, ये पूरा माउंट्स पे बसा हुआ गांव है। ये 70% के ये जो मार्किंग की है उन्होंने की? हाँ, उन्होंने मार्किंग की है सर। ये पहले वाला एक्सकवेशन जो था ना 99 में एक्सकवेशन था। हाँ। तो उसको ही रीओपन करेंगे सर, अभी नया एक्सकवेशन नहीं करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि पहले 99 में एक्सकवेशन करके इसको पॉलिथीन डाल के कवर्ड कर दिया। अच्छा, यहाँ पॉलिथीन नहीं दिख रहा आपको, वहाँ दिख नहीं, यहाँ पे एक दिख रहा है। यहाँ हो सकता है थोड़ा बीच में गहरा हो, यहाँ पे एक ये भी है, वो दिख रहा ना पॉलिथीन। ऐसे ट्रेन बनाते हैं ये
इतने बाई इतने। तो ये पॉलिथीन के नीचे कुछ मिला इनको? इसको एक्सहिबिशन, हाँ, उसके ऊपर इसको कवर लेवल पे छोड़ दिया कि नीचे भट्टियाँ मिली, इसको जो इन्होंने कुछ एंटीक पोटरी वगैरह मिली, इसको उठा लिया उन्होंने। तो काफ़ी सामान इधर उधर रखा है, ASI के जो स्टोर है उधर रखा है, और जो स्ट्रक्चर वगैरह इन्होंने छेड़े नहीं, वो ऐसे ही कैसे हैं। अब उसको प्रिजर्व करेंगे। राखीगढ़ी में सबसे आपको लग रहा होगा कि राखीगढ़ी में मतलब इतनी बड़ी साइट है और मतलब यहाँ देखने में कुछ नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल जो दूसरी साइट है ना, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर थे वो सब पक्की ईंटों के थे, फायर ब्रिक्स के। या धोलावीरा में वहाँ का पत्थर था, गुजरात का जो लोकल मटेरियल था। तो यहाँ पे राखीगढ़ी में सब मड ब्रिक्स है, और वो मड ब्रिक्स भी सन ब्रिक्स भी नहीं बोल सकते, उन्होंने धूप भी नहीं लगी होगी कि वो जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं साथ के साथ वो बनाते गए। तो इसको प्रिजर्व करना एक चैलेंजिंग काम है। हाँ, तो ये अभी फाइनली इस बात पे नहीं पहुंचे हैं कि हम इसको बड़े लेवल पे एक्सहिबिशन करके और ऐसे ओपन छोड़ देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। बिल्कुल, हाँ, टूट जाएगा। तो इसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा काम मतलब दिक्कत ये आ रही है। राखीगढ़ी बहुत बड़ी साइट है, 550 हेक्टेयर में साइट है। यहाँ पे तो हमारे तो खेतों में, गांव में, घरों के नीचे सब जगह साइट है। ये उस टाइम का मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो अच्छा, ये राखीगढ़ी में एक म्यूजियम बन रहा है सरकार का। अभी स्ट्रक्चर लेवल पे है, इंटीरियर अभी फाइनल डिजाइन हो रखा है। कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। काफ़ी बड़ा म्यूजियम है। इसका स्ट्रक्चर 35 करोड़ में खड़ा हुआ है, तो ये 100 करोड़ में कंप्लीट होगा। अभी अंदर कुछ नहीं रखा होगा, अभी बन रहा है सर। अभी इंटीरियर फाइनली। तो जो यहाँ से निकला है, जो सामान निकला, वो कहाँ होगा? सामान सर, ये राखीगढ़ी का टीला नंबर 4 यानी माउंट नंबर 4 है, और इसका जो कार्यकाल है वो ईस्वी से 6500 साल पुराना और 4500 तक, यानी 6500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 4500 ईस्वी पूर्व है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है वो ईस्वी पूर्व 2200 से लेके और 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले राखीगढ़ी में एक सभ्यता थी। ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पे एक दृष्टिविद एक नदी थी, उस नदी ने अपना प्रभाव बदल दिया था और यहाँ सूखा पड़ गया था, तो इसलिए यहाँ पे लोग शिफ्ट हो गए, यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। तो वो माइग्रेशन कहाँ हुआ इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन अभी 2 साल पहले यहाँ पे एक मम्मी, एक यहाँ पे कंकाल मिला है, एक महिला का कंकाल, और उस कंकाल की जो कार्बन डेटिंग हुई है उससे ऐसा पता लगा है कि वो करीबन 6 फीट लंबी महिला थी और उस ज़माने में हिस्ट पुष्ट लोग हुआ करते थे। और जो माउंट नंबर 1 पर जहाँ अभी हम होके आए हैं, उसके नीचे इनकी एक इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे, वो वहाँ खुदाई भी मिले हैं। और चूँकि ये खुदाई का काम यहाँ पे 1995 के बाद शुरू हुआ है, तो इसलिए लोगों को पता नहीं था, लोगों ने यहाँ घर बना दिए। अब सरकार इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की सोच रही है और इनसे बात भी चल रही है। कुछ किसी को प्लॉट देने की बात है, किसी को घर बनाने की बात है। लेकिन इसमें अभी अगर इसकी खुदाई होगी तो इसमें कम से कम हमारा जो इतिहास है, और जो सबसे बड़ी बहस हुई थी कि आर्यन बाहर से आए थे, जो हिंदुस्तान में द्रविड़ और आर्यन का झगड़ा है, वो झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो मम्मी मिली है, कंकाल मिला है, उसकी कार्बन डेटिंग करीबन 6500 साल पहले की है, BC। तो उसमें ऐसा लगा कि ये आर्यन थे। तो अगर 6500 साल पहले, ईस्वी से 6500 साल पहले अगर यहाँ आर्यन थे, तो ये जो कहानी गढ़ी गई है कि आर्यन बाहर से आए थे, शायद उस पर भी उससे पर्दा उठ जाएगा।